हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिंपली एजुकेटेड में। और आज तारीख है 17 जनवरी 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम दैनिक जागरण में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स निकलते हैं उनको डिस्कस करते हैं, उन पे डिटेल चर्चा करते हैं। तो ये है आज के न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज, जिसमें मुख्यतः जो टीकाकरण ड्राइव स्टार्ट हो गई उसके बारे में दिया गया है। तो आइए न्यूज़ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहली हेडलाइन है कि कोरोना योद्धाओं का टीके की संजीवनी से तिलक। तो आपको पता है हमारे देश में टीका लगाने की जो परंपरा है वो बहुत ही प्राचीन है। तो एक टीका होता है जिसको हम मस्तक पर लगाते हैं, और ये टीका है जिससे हम महामारी से छुट्टी पाएंगे, मुक्ति पाएंगे। तो सबसे पहले जो कोरोना के टीकाकरण की जो ड्राइव स्टार्ट हुई है उसमें जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको सबसे पहले टीका लगेगा। तो कल विशेषकर जो भी फ्रंट लाइन वर्कर्स थे मेडिकल डिपार्टमेंट के, उनको टीकाकरण हुआ। सबसे पहला व्यक्ति दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में मनीष कुमार, जो कि एक सफाई कर्मी है, उनको टीकाकरण लगाया गया। ये है फोटो। इस इमेज को आप और ब्रॉडर रूप में देख लीजिए तो ये है मनीष कुमार, जो कि एम्स हॉस्पिटल में सफाई कर्मी है। तो आज इनका नाम जो है दैनिक जागरण के फ्रंट पेज पर है और पूरे देश में फिलहाल ये फेमस हो गए हैं, क्योंकि सबसे पहला जो टीका है वो इन्हीं को लगा हुआ है, कोविशील्ड का। हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी मौजूद थे इस टीकाकरण में उस समय। इसके साथ ही साथ देश के लोगों में इस टीका के प्रति जो है विश्वास जताने के लिए जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल। आपको पता है वीके पॉल जी जो कोविड के वैक्सीन के प्रबंधन से रिलेटेड और इसकी पूरी आपूर्ति से रिलेटेड जो एक टास्क फोर्स बनाई गई है उसके भी चीफ हैं। उसके साथ में एम्स दिल्ली के जो निदेशक हैं रणदीप गुलेरिया जी, भाजपा के सांसद महेश शर्मा जी, बंगाल के मंत्री निर्मल मांझी, इन सब बड़े-बड़े जितने भी अधिकारी हैं, नेतागण हैं, नेतागण भी बेसिकली इनको इस वजह से टीका लगाया गया है क्योंकि ये कहीं न कहीं मेडिकल फील्ड से बिलॉन्ग करते हैं, या फिर कोरोना वैक्सीन को रिलेटेड जो भी प्रबंध किए जा रहे हैं उस समिति में शामिल होंगे। तो इन बड़े पदाधिकारियों को सबसे पहले टीकाकरण किया गया ताकि आम जनता में इस टीका के प्रति विश्वास और रह सके, क्योंकि अभी कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियां जो है टीके के बारे में दुष्प्रचार कर रही हैं। तो कल के टीकाकरण ड्राइव के बारे में आपको बताएं तो कल 3,352 केंद्रों पर टीकाकरण स्टार्ट हुआ, जिसमें करीब करीब 2 लाख लोगों को कल टीकाकरण कंप्लीट हो गया है। 2 लाख लोगों का मोदी जी ने कल इस टीकाकरण अभियान का जो है स्टार्टिंग की, और टीकाकरण के अभियान की स्टार्टिंग करते समय मोदी जी भावुक हो गए, क्योंकि उनको वो पल याद आए जब देश में लॉकडाउन लगाया गया। उसके बाद में जो देश की जनता थी वो बहुत परेशान हुई। जिन भी व्यक्तियों की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई, वो लोग अपने प्रियजनों की अंत्येष्टि कार्यक्रमों में नहीं पहुंच पाए। तो इन्हीं सब चीजों को सोचकर कल मोदी जी काफी भावुक हो गए। आपको कुछ डिटेल्स मैं कोरोना वैक्सीन की ड्राइव के बारे में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कल से जो 16 जनवरी डेट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है हमारे लिए। 16 जनवरी से हमारे देश में टीकाकरण स्टार्ट हुआ। ये पूरे विश्व में सबसे बड़ी कोविड के वैक्सीनेशन की ड्राइव है। भारत में 2 कोविड के वैक्सीन अप्रूव किए गए थे। पहला वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसको पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा उत्पादित किया जा रहा है। इसको ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के द्वारा डेवलप किया गया था। जो दूसरा वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, जिसका जिसका निर्माण और जिसका उत्पादन भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR दोनों मिलकर कर रही हैं। दोनों वैक्सीन्स को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ऑलरेडी अप्रूवल दिया जा चुका है। कोविशील्ड की ज्यादा से ज्यादा डोजेस जो हैं, करीब 54 लाख के डोजेस के आसपास में पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। कोवैक्सीन की डोजेस का भी उत्पादन स्टार्ट हो गया है। पहले चरण में 3 करोड़ मेडिकल कर्मचारी और फ्रंट लाइन कर्मचारी जो कोरोना वॉरियर्स थे, उनको टीकाकरण होगा। उसके बाद में 50 साल के ऊपर और जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उन भारतवासियों का टीकाकरण होगा। इसमें करीब 30 करोड़ भारतवासियों का टीकाकरण होगा दूसरे चरण में, और ये टीकाकरण अगले आने वाले 2 से 3 महीनों में कंप्लीट हो जाने की संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि इस टीकाकरण में प्रत्येक व्यक्ति को 2 टीके की डोजेस लगेंगी, और जिनके बीच में अंतर करीब 3 से 4 सप्ताह का होगा। और जिस वैक्सीन की पहली डोज लगेगी, अर्थात कोविशील्ड या कोवैक्सीन में से जो भी डोज एक व्यक्ति को पहले लगेगी, वही डोज
दूसरी बार भी उस व्यक्ति को लगेगी। दूसरी न्यूज़ पीओके से है, जहां पर चीन एक सड़क का निर्माण कर रहा है। आपको पता है कि चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI, तो इसके तहत जो चीन है वो कई सारे देशों से, जो उसके पड़ोसी देश हैं एशिया में सहयोगी, और यहाँ तक यूरोप तक, वो कई सारी वो एक ट्रेड रूट बना रहा है। तो ये जो ट्रेड रूट है ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर पाकिस्तान में जाता है। इसलिए भारत ने BRI को ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि ये भारत की संप्रभुता पर एक काइंड ऑफ अटैक है। तो आप सबसे पहले पीओके की लोकेशंस देख लीजिए। तो ये भारत के कश्मीर का नक्शा, जिसमें आप ये जो ग्रीन कलर से देख रहे हैं, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। और यहाँ से गिलगित बाल्टिस्तान, जो पाकिस्तान का प्रोविंस जो लगता है, ये गिलगित बाल्टिस्तान एरिया है। ये हमारा इतना एरिया जो है, इधर का एरिया पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर कहते हैं, और इसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं पूरे विश्व में। और हम भी, ये फिलहाल इस समय इंडियन कब्जे में है, बाकी ये सारा पाकिस्तान के कब्जे में है। इसको पाकिस्तान ने चीन को दे दिया था, और ये अक्साई चीन का हिस्सा है, जो कि चाइना के अंडर में है। और यहाँ पर कहीं पर सियाचिन है, जहाँ पर हमारे देश के सैनिक मुस्तैद रहते हैं। ये आपका कारगिल का एरिया है, आपको पता है यहाँ पर युद्ध हुआ था कारगिल का 1999-98 के आसपास में। और जो हमारे देश में पाकिस्तान से आतंकवादी आते हैं, वो इस रूट से आते हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है ये जमीनी रास्ता है, यहाँ पर वैली है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर्वत पठार, यानी कि दुर्गम मार्ग नहीं है यहाँ पर। इस कारण से कई बार जो पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिज्म होता है वो यहीं से आता है। और यहीं पर कई बार खबरें भी मिलती हैं कि जो अंडरग्राउंड टनल्स हैं, कई बार आतंकवादी बनाते हैं, जो कि अंडरग्राउंड होते हुए भारत में प्रवेश करते हैं। तो अब बात करते हैं न्यूज़ की। तो न्यूज़ में ये था कि जो चीन है, वो चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसके अंतर्गत चीन जो है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से होकर के रोड बना रहा है, जो कि पाकिस्तान में जाती है, और पाकिस्तान से होते हुए ग्वादर पोर्ट तक जाती है, जो कि ग्वादर पोर्ट अरब सागर में स्थित है। तो इस पोर्ट के जरिए चाइना जो है पूरा माल अपने देश से लाकर, और जो गल्फ कंट्रीज हैं जैसे सऊदी अरब है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, ओमान है, यमन है, तो वहां पर ये सब माल भेजता है। तो अब पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, वो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि चाइना यहाँ पर आ रहा है, और चाइना के सैनिक भी यहाँ पर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो लोग हैं, उनकी स्वतंत्रता बाधित होगी। और ऐसा संभव है कि चाइना के जो सैनिक हैं, वो कई बार उनके ऊपर अत्याचार भी करें, क्योंकि पास में ही एक प्रांत है सिंजियांग, जहां पर उइगर मुस्लिम्स रहते हैं, और इन उइगर मुस्लिम्स के खिलाफ में चाइना बहुत सारी प्रताड़ना करता है, और यहाँ तक आशंकाएं हैं कि वहां पर जीनोसाइड चल रहा है, यानी कि नरसंहार चल रहा है। तो जिसको देखते हुए पाकिस्तान की जो जनता है, पीओके की जो जनता है, वो इस चीज का विरोध कर रही है, और वो सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है। यहाँ तक कि प्रदर्शन जो इतना भयानक है कि वहां पर बहुत आगजनी हुई, और जो सरकारी संपत्ति है उसको आग के हवाले कर दिया गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि पीओके में देखिए क्या हाल है, चीन ऑलरेडी कितना इंटरफेयर कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, पाकिस्तान सिर्फ चाइना के हाथ में पूरा अपना जो कंट्रोल है वो धीरे धीरे देता जा रहा है। उसके बाद में अगली न्यूज़ किसान आंदोलन से है, जिसमें किसान आंदोलन से कुछ नेताओं को और एक पत्रकार को एनआईए ने नोटिस भेजा है। एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, जो कि जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज होते हैं, उनसे रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उनकी जांच करती है। एनआईए ने इनको इसलिए नोटिस भेजी है क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि ये जो लोग हैं, ये लोग सिख फॉर जस्टिस, जो कि एक प्रतिबंधित संगठन है और इसका संचालन कनाडा से होता है। आपको पता है खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं जो कि पंजाब में खालिस्तान की मांग करते हैं। तो ये पाया गया है कि ऐसा संभव है कि इनके जो संबंध है, हो सकता है वो सिख फॉर जस्टिस जो संगठन है उससे हो। तो इसके लिए अभी इनसे पूछताछ की जाएगी, और एक पत्रकार है उसको भी इसके संबंध में नोटिस दिया गया है। तो ये कदम बेसिकली एक प्रिकॉशन के तौर पर उठाया गया है, ताकि कोई ऐसा ना हो कि देश में जो है कोई विद्रोह होने लगे, या सरकार के खिलाफ ये जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं कहीं ये हिंसात्मक रवैया न अपना दें इस आंदोलन में। उसके बाद में अगली न्यूज़ व्हाट्सएप से रिलेटेड है। आपको पता है कि अभी जल्दी में व्हाट्सएप ने अपनी यूजर पॉलिसी से रिलेटेड कुछ जो इनकी प्राइवेसी पॉलिसी के टर्म्स एंड कानून थे, उनको टर्म्स एंड कंडीशंस थे, उनको उसने चेंज किया था, और ये बोला था कि अगर 8 फरवरी तक अगर यूजर्स
सहमति नहीं प्रदान करते हैं अपनी, तो उनको व्हाट्सएप का प्लेटफ़ॉर्म छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वो व्हाट्सएप नहीं यूज़ कर पाएँगे। लेकिन जब पूरे देश में इसका विरोध शुरू हुआ और जो आईटी के जानकार थे, विशेषज्ञ थे, उन लोगों ने कड़ी कार्यवाही करने के लिए सरकार को चिताया, तो व्हाट्सएप ने अपने इस प्रस्ताव को फिलहाल आगे एक्सटेंड कर दिया है और बोला है कि 15 फरवरी तक ये नई पॉलिसी जो है लागू नहीं होगी। तो नई पॉलिसी में था क्या कि अभी आपने देखा होगा कि जब आपने व्हाट्सएप यूज़ किया होगा रिसेंट में, तो एक पूरा फॉर्म, एक छोटा-सा फॉर्म था, 2-3 पॉइंट्स थे उसमें और नीचे सिर्फ़ एग्री का बटन आ रहा था या फिर कट करने का, यहाँ पर कट का ऑप्शन था। तो या तो आप इसको कट कर सकते थे या एग्री कर सकते थे। तो कई लोगों ने तो ख़ैर उसको पढ़ा ही नहीं होगा, नॉर्मली हम लोग नहीं पढ़ते हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग। तो उसको आप एग्री कर देते तो क्या होता है कि जो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी है, वो एक्टिवेट हो जाती। उसके अंतर्गत व्हाट्सएप ने क्या बताया था कि व्हाट्सएप जो है इस अपनी जो इसकी बिजनेस पार्टनर कंपनियां हैं उनके साथ में आपका डेटा शेयर कर सकती है। लेकिन ये किस तरीके का डेटा होगा? ये डेटा होगा आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड, यानी कि आपसे रिलेटेड कि आप क्या करते हैं, आप आपके जैसे जैसे आपने कौन सी प्रोफाइल पिक्चर लगाई हुई है या आपने अपने अबाउट में क्या डाला हुआ है या फिर आपका नाम क्या है या फिर आपके मोबाइल का क्या टाइप है, आपके मोबाइल में कितनी बैटरी है, आपके मोबाइल में कौन सा नेटवर्क यूज़ हो रहा है और नेटवर्क की स्ट्रेंथ कितनी है, आपका आईपी एड्रेस क्या है और आईपी एड्रेस जब होगा तो आपकी लोकेशन क्या है, ये चीज़ें पता चल जाएँगी। साथ ही साथ आप अगर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी ट्रांज़ैक्शंस करते हैं किसी बिज़नेस कंपनी के साथ में व्हाट्सएप पर, तो वो डेटा भी व्हाट्सएप अपनी पेरेंट कंपनियों के साथ में शेयर कर सकता है नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो ये किस तरीके के था, जो बिज़नेस वाला डेटा था वो किस तरीके का था आपको बता दें कि व्हाट्स अगर आप सपोज़ करिए कि आपने ज़ोमैटो से कुछ मँगाया या फिर मेक माई ट्रिप पर कोई ट्रिप आपने बुक की, तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं कि जो भी आपका ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को आपके व्हाट्सएप के मोबाइल नंबर पे भेज देती हैं। तो आप अगर अब इसमें कोई कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे वो ज़ोमैटो से करें, एमएमटी से करें, रेडबस से करें या फिर और जो भी ऑर्गेनाइज़ेशंस होंगे उनसे करते हैं, तो आप अगर अपनी कोई भी डिटेल्स इनको देते हैं, तो व्हाट्सएप उन डिटेल्स को अपनी पेरेंट्स कंपनी या फिर अपनी जो बिज़नेस पार्टनर्स होंगी, उनके साथ में शेयर करेगा। ऐसा क्यों बताया गया? क्योंकि व्हाट्सएप ने कहा कि जब ये बिज़नेस होता है, तो कई बार जो कंपनीज़ होती हैं, उनको डेटा की ज़रूरत पड़ती है फ्यूचर में, तो हम इसको एंड टू एंड एन्क्रिप्ट नहीं करते हैं। यूजुअली व्हाट्सएप क्या करता है कि जैसे हम अगर किसी तो दूसरे से बात करते हैं, हम अपने फ्रेंड्स या फैमिली से बात करते हैं, तो जो हम चैटिंग करते हैं, वो चैटिंग एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड का मतलब कि हम जैसे ही अपने मोबाइल से सेंड बटन दबाते हैं किसी चैट को लिखकर, तो वो इंग्लिश में ना होकर किसी कोड भाषा में परिवर्तित हो जाता है और पूरे रास्ते भर, यानी कि वो नेटवर्क पर जाता होगा, फिर सैटेलाइट पर और जहाँ से भी वो जाकर सर्वर से जाकर और फिर जब दूसरे यूज़र के मोबाइल में पहुँचता होगा, वहाँ तक वो किसी दूसरी कोड भाषा में होता है। इसको कूट भाषा बोलते हैं, जिसको हम कोडिंग बोलते हैं। तो उसके बाद में जब वो दूसरे यूज़र के मोबाइल पर जब पहुँचता है, यानी कि हमारे जब दोस्तों के पास में वो मैसेज पहुँचेगा, तभी वो इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। तो इस बीच में ना तो उसको व्हाट्सएप कंपनी पढ़ सकती है और ना ही कोई तीसरी थर्ड कंपनी पढ़ सकती है। तो ये पॉलिसी अभी भी लागू रहेगी। व्हाट्सएप ने क्लियर किया हुआ है कि जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो अभी भी लागू रहेगा। लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन जो अभी मैंने बताई, जैसे आईपी एड्रेस है या मोबाइल का फॉर्मेट, आपके मोबाइल कौन-सा है, बैटरी कौन-सी है और आपने कौन-सी प्रोफाइल पिक डाल के रखी हुई है। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, वो व्हाट्सएप की नई पॉलिसी में हैं। तो अब हुआ क्या, व्हाट्सएप को ऐसा क्यों जारी करना पड़ता? क्योंकि अभी आपने जल्दी में देखा होगा कि 2-3 दिनों के भीतर जो यूज़र्स हैं, उनके भीतर हलचल हो गई और उन लोगों ने व्हाट्सएप से अपना जो ट्रांसमिशन है, वो टेलीग्राम पर या फिर सिग्नल, जो 2 नए फ़ेमस मैसेजिंग ऐप्स हैं, उन पर किया है। उनके बारे में भी आगे हम जानकारी लेंगे। उसके बाद में आज़म खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है, उसकी जो 1400 बीघा ज़मीन थी, उसको सरकारी खाते में लिखने के लिए बोला गया है। अपर जिला अधिकारी प्रशासन की जो कोर्ट थी, उसने इस मामले में फैसला सुनाया कि जो जौहर यूनिवर्सिटी है और जो जौहर यूनिवर्सिटी का ट्रस्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट है, उनको केवल 12.5 एकड़ की ज़मीन उनको उनके पास छोड़ी जाए और बाकी जो 1400 बीघे की ज़मीन है, वो वापस ले ली जाए और वो सरकारी खाते में डाली जाए। उसके बाद में अगली न्यूज़ है कि टीकाकरण से सर्विस सेक्टर में जगेंगी उम्मीदें। तो सर्विस सेक्टर्स में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है लोगों को रोज़गार मिलता है।
क्योंकि चाहे आप आईटी सेक्टर की बात करें, उसमें भी सर्विसेज होती हैं जो लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में आप होटल, ट्रैवल, टूरिज्म की बात कर लें, उसमें भी सबसे ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड होते हैं। और जो मेडिकल सेक्टर है, जितने भी डॉक्टर्स होते हैं, वो भी सेवा ही प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी सर्विस सेक्टर में आते हैं। तो जब टीकाकरण इतने बड़े लेवल पर हो रहा है, तो आपको पता है कि आप करीब 125 करोड़ लोगों को अगर टीका लगवाएँगे, तो आपको कितने ज़्यादा मेडिकल स्टाफ की ज़रूरत होगी। तो इससे कहीं न कहीं रोज़गार में बढ़ोतरी होगी। और साथ ही साथ अब जब कोविड की जो बंदिशें हैं वो ख़त्म होने वाली हैं, तो हमारा जो ट्रैवल टूरिज़्म सेक्टर है, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्विस लोग प्रोवाइड करते हैं, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जहाँ पर जनरेट होता है, तो वो सेक्टर भी ओपन होगा। तो उससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होगी। एक आंकड़े के अनुसार आपको बता दिया जाए कि हमारे देश का जो कुल जीडीपी है, उसमें 50% योगदान होता है सर्विस सेक्टर का। तो सर्विस सेक्टर का इतना बड़ा योगदान होने के पीछे सिर्फ एक रीज़न है कि अपनी इंडिया की जो आईटी सेक्टर है, जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हम लोग ज़्यादातर सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर फ़ील्ड में पूरे विश्व को। हमारे देश में अगर हम सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में कहें तो सबसे बड़ी आईटी वर्कफ़ोर्स है हमारे देश में। तो इस वजह से भी सर्विस सेक्टर में जो जीडीपी है, वो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का पार्ट रहता है हमारे देश की जीडीपी में। तो यही न्यूज़ इसमें बताई गई है कि जो है जब टीकाकरण स्टार्ट होगा तो उससे जो सर्विस सेक्टर है उसमें और ग्रोथ होगी। उसके बाद में दूसरा पेज जो है वो राजधानी दिल्ली को समर्पित रहता है, जिसमें दिल्ली में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम स्टार्ट हो गया है। तो केजरीवाल जी ने बोला हुआ है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। उसके बाद में कुछ पॉलिटिकल न्यूज़ है जिसमें जो है भाजपा के जो पार्षद हैं वो आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। फिलहाल कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं निकली हुई है। तो अगले पेज पर हम लोग चलते हैं। उसके बाद में एक सर्वे किया गया जिसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो पहली पसंद है 60% जनता की पूरे देश में। और यहाँ पर स्टेट वाइज कुछ आंकड़ा निकला हुआ है जिसमें मोदी जी की जो समर्थक है या मोदी जी की जो फैन फॉलोइंग है वो कितनी प्रतिशत है प्रत्येक राज्य में, ये आंकड़ा निकला हुआ है। तो फिलहाल सबसे कम तो उत्तर प्रदेश में ही नीचे दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा जो है उड़ीसा में 87% मोदी जी के समर्थक हैं। और राहुल गांधी के तो आप टोटल जो है सिर्फ तमिलनाडु और केरल को अगर छोड़ दें तो किसी भी राज्य में 20% से ज़्यादा लोग उनके फैन फॉलोइंग नहीं है। तो इस समय नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जी का दौरा चल रहा है भारत में। तो कल उन्होंने हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की थी। मैंने शायद न्यूज़ में जब मैं कल बोल रहा था तो शायद बोल दिया था कि एस जयशंकर जी नेपाल गए हुए हैं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इस समय जो है नेपाली विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली जी जो है भारत आए हुए हैं और वो अपने पूरे दल बल के साथ में आए हुए हैं। कई आर्थिक मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है। अभी हाल ही में भारत नेपाल के बीच में टेंशन्स थी बॉर्डर्स को लेके, क्योंकि जो 3 क्षेत्र थे नेपाल ने अपने मैप में दिखा दिए थे, लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख। तो ये 3 क्षेत्र जो कि उत्तराखंड में हैं, भारत के हिस्से में हैं, इनको नेपाल ने अपने मैप में दिखाया था। तो उसके बाद में भारत नेपाल के बीच में टेंशन्स थी, लेकिन लगातार जो हमारे विदेश लेवल पर जो वार्ता होती है उसमें लगातार मैटर को शांति ढंग से सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके बाद में इस पेज पर कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड जो ड्राइव चल रही है और कोविड के जो केसेस होते हैं उनसे रिलेटेड न्यूज़ निकलती है। तो इसमें मोदी जी ने आपको बताया कि कल जब कोविड वैक्सीन की ड्राइव का शुभारंभ किया तो उसमें उन्होंने यही बताया कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरतमंद है, सबसे पहले उनका टीकाकरण होगा। और इसमें इस पूरी ड्राइव में सबसे अच्छी बात ये रही कि जो ये टीके हैं ये दोनों अपने देश में उत्पादित किए जा रहे हैं। आज इससे पहले आपको पता होगा कि हमारे देश में इतना इतना आत्मनिर्भर हम नहीं थे कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन्स डेवलप कर पाएँ। लेकिन जो हमारे देश के वैज्ञानिक और जो रिसर्चर्स थे उनकी प्रतिबद्धता, उनका जो डेडिकेशन था अपने काम के प्रति, उसकी वजह से हमें ये सफलता मिली। और इस समय हमारे देश में 2-2 वैक्सीन जो खुद इंडिया में ही डेवलप हो रहे हैं और उत्पादित हो रहे हैं। हालाँकि जो हमारा कोविशील्ड है, ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राज़ेनेका बाहरी संस्थाओं ने किया हुआ है, लेकिन जो भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सीन है, उसको फुल्ली देश में ही रिसर्च करके डेवलप किया गया है और उत्पादित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ और बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, जो कि इस समय रो में है लगातार, जिनका डेवलपमेंट पर कार्य चल रहा है और उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 महीनों में ये कुछ नए वैक्सीन्स हमारे देश में खुद डेवलप्ड वैक्सीन्स हमारे देश में आ जाएँगे और इनको हम अब अपने साथ-साथ अपने जो हमारे पड़ोसी देश हैं और जो हमारे साथी देश हैं, जिनको हमसे उम्मीद है कि हम उनकी मदद करेंगे, तो हम उनको भी टीकाकरण निर्यात करेंगे। तो ये जो कोविड महामारी आई, मोदी जी यही बताते हैं कि कोविड जो महामारी आई, इसने हमारे देश को ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाने पर बल दिया है।
और इससे हमें मौका मिला कि हम रुककर ये सोचें कि हम किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं। और यही बात हमारे देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और जो जेपी नड्डा जी हैं, उन्होंने भी यही बात कही कि जो टीकाकरण अभियान है वो देश को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो आपको खुद ये बात सोचनी चाहिए कि अगर कोविड की महामारी नहीं आती तो शायद हम इतनी जल्दी इस बात पर विचार नहीं करते कि हमें इस तरीके के वैक्सीन्स तुरंत डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि जब कोविड का दौर चल रहा था तो देश के जो लीडर्स हैं उनको इस चीज का एहसास हुआ कि हमें जल्दी से जल्दी रिसर्च स्टार्ट करवानी चाहिए, क्योंकि पूरे विश्व में जब भी वैक्सीन बनेगा तो सीधी सी बात है कि जो देश पहले वैक्सीन डेवलप करेगा वो सबसे पहले अपने देश के नागरिकों पर फोकस करेगा, ना कि दूसरे देश पर। तो हम किसी दूसरे के सामने हाथ फैलाएं, इससे अच्छा है कि हम जल्द से जल्द इस फील्ड में खुद ही आत्मनिर्भर हो जाएं। आजकल किसानों के कानूनों को लेकर जो लगातार न्यूज़ चल रही है, उसमें आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यों की एक कमेटी बनाई थी, जिसको कहा गया था कि वो मध्यस्थता करे सरकार और किसान संगठनों के बीच में, ताकि ये जो मुद्दा है किसान कानूनों का, ये जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी से जल्दी इसका कोई सोल्यूशन निकल सके। लेकिन इस समिट के एक मेंबर भूपेंद्र सिंह मान, जो कि भारतीय किसान यूनियन मान के अध्यक्ष थे, उन्होंने ऑलरेडी इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद में अब जो किसान संगठन है वो चाहते हैं कि इसके जो अन्य सदस्य हैं, यानी कि अशोक गुलाटी, प्रमोद कुमार जोशी, ये दोनों कृषि रिसर्चर्स हैं बेसिकली, और शेतकरी संगठन के अनिल घनवट, इन तीनों लोगों को इस समिति से हटा दिया जाए। इस चीज की याचिका करने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं किसान संगठन। वो ये इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये समिति के मेंबर्स हैं ये ऑलरेडी प्रो कानून समर्थक हैं, यानी कि ये ऑलरेडी किसान कानूनों का समर्थन करते हैं। तो स्वाभाविक है कि ये निष्पक्ष रूप से ये किसी प्रकार का सॉल्यूशन निकालने में असक्षम रहेंगे। इस बात को लेकर याचिका दी है संगठनों ने। उसके बाद में एक बात और बोली गई है कि 26 जनवरी को जो किसान संगठन गणतंत्र दिवस के दिन ट्रैक्टर मार्च करने की योजना बना रहे हैं, उसके खिलाफ सरकार ने ऑलरेडी एक अर्जी दायर की है सुप्रीम कोर्ट में कि ये मार्च जो है रोका जाए। इसको लेकर किसान संगठनों ने रिक्वेस्ट की है सुप्रीम कोर्ट से कि 26 मार्च को जो किसान ट्रैक्टर रैली है उसको रोका ना जाए और उसको निकलने दिया जाए। उसके बाद में गोवा में हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्री जी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का शुरुआत की, और इस मौके पर उन्होंने ये बताया कि हर साल जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है उसमें हम पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड देंगे, हर एक साल एक नई पर्सनालिटी को। उसके साथ ही साथ उन्होंने इस साल की पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड को हिंदी बांग्ला सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत को घोषित किया। उसके साथ ही इंडिया में जो है शूटिंग को बढ़ाने के लिए, उसके प्रमोशन के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों की जो पूरे विश्व में शूटिंग होती है वो इंडिया में हो, उसके लिए उन्होंने शूट इन इंडिया पहल का इनिशिएटिव की स्टार्टिंग की। साथ ही साथ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का जो फोकस कंट्री है वो बांग्लादेश को बनाया गया है। भारत और बांग्लादेश की जो फिल्म इंडस्ट्री है वो मिलकर एक मूवी बना रही है बंग बंधु, जो कि बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के जीवन पर आधारित है। आपने शेख मुजीबुर रहमान का नाम जरूर सुना होगा बांग्लादेश में। अब हमारे लिए फिल्म इंडस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि सबसे पहली बात तो अगर सारे विदेश की फिल्में हमारे यहाँ शूट होंगी तो उससे हमारे यहाँ का कहीं ना कहीं जो कल्चर है, जो हमारी संस्कृति, जो हमारी हेरिटेज है, उसको जरूर पूरे विश्व में एक पहचान मिलेगी। साथ ही साथ जो फिल्म हमारे देश में शूट होती है उनको पर्यटन विभाग को कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ता है, तो उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। और खासकर हमें फिल्म निर्माण में बॉलीवुड इंडस्ट्री पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश की जो पिक्चरें होती हैं वो जब अन्य देशों के लोग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश की संस्कृति से या हमारे देश के लोगों से जुड़ते हैं। इन पिक्चरों को देखकर हमारे देश के प्रति इन लोगों में एक तरीके की छवि बनती है कि हम अगर हॉलीवुड की मूवीज देखते हैं तो हमें हॉलीवुड की मूवीज कितनी अच्छी लगती हैं और वहाँ के जो एक्टर्स हैं हम उनके प्रति कितना प्रेम रखते हैं। तो अगर हम अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज़्यादा बढ़ाते हैं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा विश्व के लोग हमारी फिल्मों को देखेंगे तो उससे हमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारे देश की डिप्लोमेसी में ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमारी एक हमारी सॉफ्ट पकड़ पूरे विश्व में रहेगी। उसके बाद फ्राइडे को नरेंद्र मोदी जी एक समिट में पार्टिसिपेट कर रहे थे
और ये समिट आयोजित की जा रही है वाणिज्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, जिसका नाम है प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। प्रारंभ दो दिनों से काफी न्यूज में है प्रारंभ। तो प्रारंभ में बेसिकली कई सारी कंट्रीज के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और जो इन्वेस्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस समिट में जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे डेवलप किया जा सके, इसके बारे में इनोवेटिव आइडियाज़ और सॉल्यूशंस ढूँढे जा रहे हैं। इस अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपए का एक फंड स्थापित किया है जिसका नाम उन्होंने रखा है स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि हम लगातार प्रतिबद्ध हैं देश में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप इकोसिस्टम को डेवलप करने के लिए। जितनी भी नई कंपनियां स्टार्ट हो रही हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा अगर उनके पास में कोई इनोवेटिव या कोई नया आइडिया है। आपको पता होना चाहिए कि भारत इस समय तीसरे नंबर पर है दुनिया में सबसे ज्यादा स्टार्टअप शुरू करने में। सबसे पहले नंबर पर है चीन, उसके बाद में है यूएस और तीसरे नंबर पर है भारत। कल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 100 यूनिकॉर्न स्टार्टअप कंपनियां हो गई हैं जिनका टोटल रेवेन्यू 1 अरब से ज्यादा है जितनी भी अभी स्टार्टअप हुई है। तो इस तरीके से लगातार मोदी जी का प्लान है कि स्टार्टअप इंडिया के तहत ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया जाए। तो ये बेसिकली कनक्लेव स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम जो कि 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट किया गया था, तो उसके 5 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में ये कनक्लेव रखी गई है। उसके बाद में ट्रंप का जो प्रशासन है वो जाते-जाते लगातार कई सारे कड़े कदम उठा रहा है। सबसे पहली तो आपने कल देखा था कि चाइना की कुछ कंपनीज को ट्रंप ने बैन कर दिया था। उसके साथ ही साथ जो जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है लश्कर-ए-तोयबा, उसको भी अभी भी आतंकी संगठन में बरकरार रखा है। उसके साथ ही साथ 5 नए आतंकी संगठन लश्कर-ए-झांगवी के साथ में और कई सारे 5 आतंकी संगठन है उनको पाकिस्तान में आतंकवादी संगठनों का दर्जा उसने दे दिया है। तो ये बेसिकली पाकिस्तान की एक प्रयास के ऊपर चोट है जिसमें वो लगातार आपने देखा होगा कि प्रयास कर रहा था कि जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है वो उससे हटकर ग्रे लिस्ट से हट जाए या फिर उसको ब्लैक लिस्ट में न डाला जाए। पाकिस्तान लगातार उसके यहाँ जो आतंकवादी थे उनको टेरर फाइंडिंग के आरोप में गिरफ्तार कर रहा था और उनको लगातार उनकी वहाँ की कोर्टें सजा दे रही थी। एफएटीएफ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कानून बनाता है और इंटरनेशनल सहयोग की मदद से ये सुनिश्चित करता है कि जो इस तरीके की गतिविधियां हैं वो ना हो और वो देशों पर सैंक्शंस भी लगाता है। यानी कि उसने पाकिस्तान के ऊपर जैसे कुछ रोक लगा के रखी हुई है कि पाकिस्तान आतंकवाद को अगर पैसा देता है तो पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड या वर्ल्ड बैंक से वो लोन नहीं ले सकता या फिर वो कुछ कंपनियों के साथ में वो बिजनेस नहीं कर सकता। तो इस तरीके की कुछ रोक लगा दी जाती है फिनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। इसी रोक में जो पाकिस्तान है वो इस समय ग्रे लिस्ट में है और वो नहीं चाहता है कि वो काली सूची में चला जाए, क्योंकि अगर एफएटीएफ ने उसको काली सूची में डाल दिया तो उसको कोई भी बैंक लोन नहीं देगी, यानी कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ वगैरह लोन नहीं देंगी और ना ही उसको रिकमेंड करेंगी कि उनके यहाँ कोई भी कंपनी जाए और इन्वेस्टमेंट करे। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तान ऑलरेडी परेशान था और उसको अब अमेरिका ने एक झटका और दे दिया। और बेसिकली ट्रंप प्रशासन के जो इरादे हैं वो एकदम खुले हैं। वो चाइना को और पाकिस्तान को बिल्कुल काउंटर करना चाह रहा है और इनकी जो शक्तियां हैं उनको हर हाल में वो दबाना चाह रहा है। उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप जी जो हैं वो व्हाइट हाउस छोड़ देंगे बुधवार को। बहुत ही लड़ाई झगड़े के बाद में खैर वो व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। 20 तारीख को जो बाइडेन जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो फिलहाल अभी उनका सामान जो है जाना शुरू हो गया है। ये ट्रक आप देखिए। उसके बाद में पूरी दुनिया में कोविड की वजह से हुई मौत का एक आंकड़ा निकला हुआ है जिसमें बताया गया है कि 20 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है पूरे विश्व में कोविड की वजह से। और इसमें सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो यूएस में हुई है। यूएस में करीब 3,91,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई, यानी कि करीब करीब मान लीजिए कि 4 लाख लोगों की मौत हुई है यूएस में। और उसके बाद में ब्राजील में करीब 2,70,000 लोगों की मौत हुई है, 2,70,000। और भारत में करीब 1,52,000 लोगों की मौत हुई कोविड से। तो भारत इसमें तीसरे नंबर पर है। तो इस प्रकार काफी लोगों की जो है जानें जा चुकी हैं कोविड की वजह से। और पूरे विश्व में लगातार जो है कोविड का वैक्सीनेशन स्टार्ट हो गया। यही बात जो WHO के अध्यक्ष हैं टेड्रोसो वो बता रहे हैं।
और उनको उम्मीद है कि आने वाले 6 महीनों में लगभग में 100 से अधिक कंट्रीज में जो है वैक्सीनेशन स्टार्ट हो जाएगा, चाहे वो विकसित हो या फिर अविकसित कंट्रीज हो। साथ ही साथ पाकिस्तान की हालत आप देख लीजिए, पाकिस्तान की जो सरकार है उसने अभी तक वैक्सीन के लिए कोई ऑर्डर भी नहीं दिया है, और किसी भी जो वैक्सीन निर्माता कंपनियां हैं उन्होंने भी किसी भी प्रकार के पाकिस्तान के आग्रह को अभी स्वीकार भी नहीं किया है। तो ये पाकिस्तान की फिलहाल हालत है। तो फिलहाल आज के न्यूज़ डिस्कशन में जो है इतना ही है। थैंक यू सो मच।